बच्चों, आज हम आपके लिए सीबीएसई बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर 2 लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एज लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर है। हमने चैप्टर 1 की पूरी वीडियो आपको भेजा था इसके पहले भी, और आप मेरे चैनल पर आप चैप्टर फर्स्ट की पूरी वीडियो पा सकते हैं। वो 3 वीडियोस की बनी हुई हैं चैप्टर फर्स्ट की। आज हम चैप्टर 2 की शुरुआत करने चल रहे हैं। तो चैप्टर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसको हम पढ़ेंगे। हो सकता है इसकी भी 2-3 वीडियोस बन जाए न्यूमेरिकल वगैरह को लेकर के, ठीक है। तो ये वीडियो फर्स्ट है हमारी। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है आपका फोर्स। तो बहुत जरूरी है हम फोर्स के बारे में जाने सब कुछ। फोर्स शब्द आपके लिए नया नहीं होगा, आप अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो फोर्स को। फोर्स होता क्या है? जनरली जो आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है फोर्स, जैसे पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज अ फोर्स, है ना, इसी को आपने पढ़ा हुआ है। आइए फोर्स की एक और डिफिनेशन बनाते हैं इनकी प्रॉपर्टी के बेस पर, ठीक है ना। फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स किसी मूविंग बॉडी को रोक सकता है, किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है। फोर्स की हेल्प से हम किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। फोर्स से हम किसी बॉडी की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, है ना। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज फोर्स की हैं, है ना, तो हम अपने दैनिक जीवन में देख भी लेते हैं, समझ लेते हैं किन किन ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और किस पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है ना। अगर हम फोर्स की प्रॉपर्टी को जानते हैं तो इस बेस पर देखिए फोर्स की डिफिनेशन क्या बन सकती है बच्चों। फोर्स की एक डिफिनेशन मैंने यहां पे लिख रखी है। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, लेकिन ये डिफिनेशन किसकी है? ये डिफिनेशन है फोर्स की। फोर्स फोर्स की डिफिनेशन क्या हो गई है? लिखा क्या है मैंने? a physical quantity which can change shape or size and position of a body is called force. Position of a body is called force. It is denoted by letter capital F, है ना। देखिए हमने जितनी बातें आपको बताई थी, जैसे स्टेशनरी बॉडी का मूव कर जाना या मूविंग बॉडी का स्टे करना या डायरेक्शन को चेंज कर देना या स्पीड को कम ज्यादा कर देना, ये सब आ जाता है पोजीशन में ही, है ना। तो इन सब बातों का एक वर्ड हो गया पोजीशन। और शेप और साइज, शेप और साइज भी आप फोर्स की हेल्प से बदल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह ये फोर्स को डिफाइन किया गया है। आप इसको नोट भी कर लेंगे वीडियो को रोक करके अपना। तो फोर्स होता क्या है? आज हम केवल फोर्स बता रहे हैं। तो हमने पहले भी बताया था आपको, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप बताते हैं तो उसकी डिफिनीशन, उसका फार्मूला, उसकी यूनिट, और ये भी बताते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो यहां पे हमने आपको डिफिनीशन बताई। और फोर्स होता क्या है? फोर्स इक्वल टू होता क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। ये मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होता है। दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स को आप लेटर एफ से डिनोट करते हो, मास को एम से डिनोट करते हो और एक्सीलरेशन को ए से। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? एम इंटू ए, ठीक है ना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? आप वेक्टर क्वांटिटी के बारे में चैप्टर फर्स्ट में अच्छी तरह से जान चुके हैं। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होता है तो वो फोर्स की ही डायरेक्शन में मूव कर जाती है ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स की डायरेक्शन आपको पता होती है। ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। मैग्नीट्यूड क्या है?
कितने न्यूटन का फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है, वो उसका मैग्नीट्यूड हुआ। इस तरह फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। अभी हम आइए फोर्स की यूनिट जान लें, इसके बाद इसके हम फैक्टर्स, इसकी टाइप्स, ठीक है, इन सब के बारे में भी स्टडी करेंगे। आइए जाने पहले हम यूनिट ऑफ फोर्स। बच्चों, जब फंडामेंटल हम आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर 1 में, तभी हमने आपको कुछ फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया था। उसी की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को पता कर सकते हैं, अगर आपको उसका फार्मूला पता है तब। तो यहां तो हमें फोर्स का फार्मूला पता है, तो आइए अगर फोर्स का फार्मूला पता है तो इसकी यूनिट भी निकाल दें। लिखिए, वी नो दैट F इज इक्वल टू m इंटू ए। हमें यूनिट किसकी निकालनी है? मास की निकालनी है। तो मास को लिख लो, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ F है ना, इज इक्वल टू यूनिट ऑफ m इंटू यूनिट ऑफ A। यूनिट ऑफ m कितना होता है? यूनिट में m क्या है? मास है, और मास की यूनिट क्या होती है? फंडामेंटल, किलोग्राम। और किलोग्राम को शॉर्ट में लिखते हैं केजी। तो केजी और ए एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। क्लियर है बेटा? ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन, और शॉर्टली इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, इस तरह आप कह सकते हो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स की एम के सिस्टम में यूनिट है, यानी इन एम के सिस्टम the unit of force is न्यूटन। और न्यूटन को क्या बोलते हैं बच्चों? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चाहे ये लिखा रहे या ये लिखा रहे, बात एक ही है ना। और सीजीएस में क्या बोलेंगे फिर से? इन CGS system, the unit of force is dyne। डाइन इक्वल टू कितना हो गया? किलोग्राम है तो ग्राम हो जाएगा, मीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन बोल देते हैं। इस तरह 1 डाइन इक्वल टू कितना हो गया? 1 डाइन इक्वल टू हो गया 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दोनों ही न्यूटन और डाइन दोनों ही फोर्स की यूनिट है। एक एमकेएस में है न्यूटन और डाइन सीजीएस में है। अब आइए जाने कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है। जानते हो एमकेएस बड़ी यूनिट होती है और सीजीएस एमकेएस से छोटी होती है कि नहीं? मैंने आपको ऐसे यूनिट फर्स्ट चैप्टर में 3 टाइप की बताई हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ठीक है ना? तो ज्यादातर यूज हमारा एमकेएस और सीजीएस का ही होता है यहां पर। तो ये एमकेएस में है और ये सीजीएस में है। सीजीएस हमेशा एमकेएस से छोटा होता है। आइए जाने कितना छोटा होता है, मतलब न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है ना? एक तरह से आप चाहो तो एक छोटी सी हेडिंग भी ले सकते हो यहां पे, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन।
relation between Newton and dyne. ओके, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन. आइए हम लोग न्यूटन से डाइन कैसे मिलता है, कितना होता है, इसको निकालते हैं. आप जानते हो बच्चों, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन में कितने किलोग्राम, 1000 ग्राम. 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर. ठीक है. अपॉन सेकंड स्क्वायर. अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 जीरोज ये हैं, 2 जीरोज ये हैं, यानी 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. देख रहे हैं, मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू आ गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू आ गया 10 टू द पावर 5. ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं डाइन. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन. ये हमारा रिलेशन निकल आया न्यूटन और डाइन में. ठीक है ना. ये जाके क्लास 11th भी आपकी हेल्प करेगा थोड़ी सी. अब आइए बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ द फोर्स, यानी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स से क्या क्या चीजें इफेक्ट होती हैं, क्या क्या चीजें प्रभावित हो सकती हैं, है ना. आइए इसकी बात करते हैं. तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होता है तो उस पर क्या क्या हो सकता है, या तो उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, या तो उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है ना. पोजीशन में क्या क्या हो सकता है, पोजीशन में रुकी हुई बॉडी चल सकती है, चलती हुई बॉडी को आप रोक सकते हो, चलती हुई बॉडी की स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हो, है ना, उसकी डायरेक्शन को बदल सकते हो. ये सब बातें पोजीशन में आ जाती हैं. तो आइए इसको इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों. ये आप नोट कर लीजिएगा पूरा. अगर जो शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं इसको नोट्स बनाते हुए भी चल सकते हैं. देखिए बच्चों, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स बाय हेडिंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या है, देखिए, द फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स. द फोर्स can produce the following effects. Number one, a force can move a stationary body. A force can move a stationary body. Number 2, a force can stop a moving body. A force can stop a moving body. Third, a force can change the speed of the moving body. A force can change
A force can change the speed of the moving body. Four, a force can change the direction of a moving body. A force can change the direction of the moving body. Fifth, a force can change the shape or size of a body. बच्चों ये हो गया इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. ठीक है, फोर्स से ये इतनी बातें इफेक्ट्स हो सकती हैं. अब आइए बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस की. टाइप ऑफ फोर्स. बच्चों आपने इसके पहले जब आप क्लास 8 में थे तो उसमें कई टाइप के फोर्सेस से आप इंट्रोड्यूस्ड हुए रहे होंगे. एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट में भी कई टाइप की टाइप्स होती थी. जैसे नॉन कॉन्टैक्ट में आपका मैग्नेटिक फोर्स आ जाता था, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता था, है ना. कॉन्टैक्ट फोर्स में मसल्स फोर्स आ जाता था. इस तरह के कई टाइप के फोर्सेस आपने पढ़े थे. लेकिन अभी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं दो टाइप के फोर्सेस. एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स. क्या होता है बैलेंस फोर्स? देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस. देयर आर two type of forces. There are two type of forces. Number one, balance force. Balance force. Number two, unbalanced force. बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स. अब आपको एक एक करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. अगर आप पहले फोर्स की बात कर रहे हो, बैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स. स्टूडेंट्स, बैलेंस फोर्स क्या होता है पता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर ढेर सारे फोर्सेस लग जाएं, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज ना हो. ठीक है. इफ lot of forces applied on a body and their position not change, it means their resultant force is zero. मतलब उसका जो रिजल्टेंट आए वो जीरो हो जाए, उसकी कोई डायरेक्शन ना मिले किधर जा रहा है, वो फिक्स रहे अपने स्थान पर, वो फिक्स पड़ा रहेगा. ठीक है ना. तो वो आपका कहलाता है बैलेंस फोर्स. समझ लीजिए यहां पे कोई एक बॉडी है. बॉडी पे कई टाइप की फोर्सेस लग रहे हैं. इधर से लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है और इधर से भी लग रहा है. ये मान लीजिए 10 न्यूटन 5 न्यूटन का है, ये 5 न्यूटन का है, ये मान लीजिए 10 न्यूटन का है, ये 10 न्यूटन का है. तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा टोटल, वो कैसे जीरो होगा? देखिए ये 5 न्यूटन है प्लस ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसमें -5 लोगे, -5 न्यूटन प्लस ये एक 10 ले लो अगर, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो कितना हो जाएगा? ये -10 हो जाएगा, -10 न्यूटन हो जाएगा. इस तरह प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्टेंट फोर्स आपका जीरो आ जाएगा. तो जब किसी बॉडी पर ढेर सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं और उनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो उसको हम बैलेंस फोर्स कहते हैं. बैलेंस फोर्स में बच्चों मोशन पॉसिबल नहीं होता है, उसमें केवल शेप और साइज चेंज हो सकती है ना. अभी हम आपको दिखाते हैं. जैसे ये मेरे पास एक ग्लास है,
बॉडी है, अगर इसको दोनों तरफ से हम पुश करें हम लोग, अगर इक्वली फोर्स लगा रहा है तो ये बॉडी अपने जहां पे स्टेशनरी रुकी रहेगी, स्टेशनरी बनी रहेगी जैसी भी थी, ठीक है ना। इक्वल फोर्स लग रहा है, अगर मान लीजिए मूव भी करती रही होती तो उसी स्पीड से मूव करती रहेगी अगर दोनों फोर्स बराबर लग रहे हैं तो, ठीक है ना। लेकिन अगर ये बॉडी है और दोनों तरफ से आप अपोजिट फोर्स लगा रहे हो, बराबर फोर्स लगा रहे हो, तो ये इसकी पोजीशन हो जाती है। देख रहे हो, आपने इसका शेप बदल दिया है ना, बैलेंस फोर्स लगा के आपने इसका शेप बदल दिया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए स्प्रिंग रही होती तो आप उसको स्ट्रेच कर लेते, स्ट्रेच करते तब भी उसका शेप बदल जाता, उसकी साइज बदल जाती, है ना। तो बैलेंस फोर्स से शेप और साइज तो बदली जा सकती है, लेकिन पोजीशन को नहीं बदला जा सकता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आइए तो बैलेंस फोर्स को हम लोग लिख लेते हैं। क्या है बैलेंस फोर्स? बैलेंस फोर्स में लिखिए बच्चों, इफ द रिजल्टेंट ऑफ all the forces, if the resultant of all the forces, if the resultant of all the forces acting on a body is zero, the force are called balance force. The force are called balance force, ठीक है ना। A body under the action of balance force, a body under the action of balance force does not change its position, does not change its position। बच्चों ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी जितना मैंने बताया आपको, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं हम लोग अनबैलेंस फोर्स की। नंबर 2, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है? सब कुछ ऐसा ही, ऑल द रिजल्टेंट, if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, the force are called balance force। यहां पे सारी बात यहीं लगा दो, if the resultant of the forces acting on a body is zero, ठीक है ना। यहां पे लिख दो is not zero, not zero कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका? नंबर 2, unbalanced force। ये unbalanced force, if the resultant of the body acting on, if the resultant force all the forces, resultant of all the forces acting on a body is not zero, the force are called unbalanced। unbalanced force, अब ठीक है ना। Under the action of unbalanced force, under the action of unbalanced force, body can change only shape and size।
body can change only shape and size। ठीक है बच्चों, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अनबैलेंस फोर्स में केवल शेप एंड साइज चेंज होती है और बैलेंस फोर्स में शेप और साइज, सॉरी ये गलत हो रहा है। ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स, अ बॉडी कैन चेंज under the action of unbalanced force, body can move this way. A body can change their position. A body can change their position। ठीक है ना, पोजीशन में वो सारी बातें आ सकती हैं, डायरेक्शन का चेंज करना, डायरेक्शन को चेंज करना, स्टेशनरी बॉडी को स्टे करना, स्टे बॉडी को है ना मूव कराना, ये सारी बातें पोजीशन के अंतर्गत आ सकती हैं। तो अनबैलेंस फोर्स में मैंने लिख दिया है, अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स, अ बॉडी कैन चेंज देयर पोजीशन। ठीक है ना बच्चों, जब कोई बॉडी मूव कर रही है यानी बैलेंस पोजीशन, अनबैलेंस फोर्स लगा हुआ है या बैलेंस फोर्स लगा हुआ है, तो उस पे कितने टाइप के फोर्सेस अप्लाई होते हैं, आइए इसके बारे में एक मिनट में जाने। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। देखिए बेटो, मान लीजिए कोई एक हैवी बॉडी है ये, और इस प्लेन पे पड़ी हुई है, ये कोई हैवी बॉडी है, हैवी बॉडी मूव डज नॉट मूव, ये मूव नहीं कर रही है। तो इस पे कितने टाइप के फोर्सेस लगते हैं इसको जानिए। एक तो फोर्स लगता है ये, है ना, पुश फोर्स अप्लाइड बाय यू, है ना, फोर्स ऑफ पुश। और दूसरा जो इस आपके द्वारा पुश किए गए फोर्स यानी आपके द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स का जो अपोजिशन करता है उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो जस्ट हमेशा मोशन का, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोजिशन ही करता है। ठीक है ना, और जितना ज्यादा ग्रिप्स बनी होती हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे अच्छे से, या कभी एक एक्स्ट्रा वीडियो लेके केवल फ्रिक्शन ही पढ़ा देंगे। अभी तो आप इतना जान लो कि मूविंग बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे मूव कर रही है तो पहली वाली ये वाली बॉडी जिस पे मूव कर रही है वो इस वाली बॉडी पर एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगाएगी। और एक चीज और जान लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स कभी आपके द्वारा लगाए गए फोर्स से ज्यादा नहीं होता, या तो कम होता है या तो बराबर होता है। ठीक है ना, बराबर जब तक बॉडी आप फोर्स लगा रहे हो नहीं चल रही है, बॉडी फोर्स लगा रहे हो जब तक नहीं चल रही है, समझ लीजिए तब तक इसमें भी फोर्स लगा रखा है मेरी तरफ, तभी नहीं चल रही है। जब आपके द्वारा लगाएगा फोर्स ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया, तभी ये मूव कर पाएगी। ठीक है ना। एक फोर्स होता है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कुछ भी बोल दीजिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो यहां न्यूटन्स थर्ड लॉ भी तो अप्लाई होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ भी पढ़ाया नहीं है, लेकिन हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर नीचे की ओर लगता है तो एक ऊपर की ओर फोर्स वर्क करता है, उसका नाम है फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन। ये 4 टाइप के फोर्सेस अप्लाई होते हैं। ये मान लीजिए फोर्स किसके हैं, बैलेंस फोर्स के, इसमें बॉडी मूव नहीं करती है ना, लेकिन ये सारे फोर्सेस मूविंग बॉडी के लिए, हैवी बॉडी मूव, इसके लिए भी लगता है। कब लगता है, जब ये फ्रिक्शन फोर्स आपका कम हो जाता है और ये आपके द्वारा अप्लाई किया फोर्स ज्यादा होता है तो ये बॉडी मूव कर जाती है।
ठीक है। तो कोई भी बॉडी हो, चाहे मूविंग यानी बैलेंस फोर्स वाली हो या अनबैलेंस फोर्स वाली हो, उस पर ये 4 टाइप के फोर्सेस अप्लाई होते ही हैं। अब आइए बात करते हैं बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। तो पता है न्यूटन्स ने मोशन से रिलेटेड अपने 3 लॉज दिए थे, और ये तीनों लॉज जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो आइए हम लोग बारी बारी ये तीनों लॉ को डिस्क्राइब करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है बेटा? अगर कोई बॉडी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, जब तक कोई उसको एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। और पता है कोई बॉडी अगर मूव कर रही है या स्टॉप्ड है तो वो अपने इनर्शिया के कारण ऐसा होता है, मतलब वो अपनी दृढ़ता को खोती नहीं है, जैसी है वैसी ही बनी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे उस पर। और बॉडी के यही गुण यानी कि यही टेंडेंसी किसी भी बॉडी की कि अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पे बनी रहेगी, या मूव कर रही है मूव ही करती रहेगी। ये जो टेंडेंसी होती है बॉडी की, इसी को तो इनर्शिया बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो अभी आपको इनर्शिया भी पढ़ा रहे हैं, तो आइए पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जान लें। तो न्यूटन्स ने कितने लॉज दिए थे? 3, जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? इफ अ बॉडी एट रेस्ट, इफ अ बॉडी एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ इट मूविंग then it will continue move until an external force not apply on it, जब तक इस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। तो आइए न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं और इनर्शिया पढ़ते हैं। जो नोट्स में आपको देने वाली चीजें हैं वो मैं लिख भी दे रहा हूं, लिखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लिखिए न्यूटन्स हैज गिवन 3 लॉज टू डिस्क्राइब द मोशन। Newton has given 3 laws of motion। 3 laws है ये LIWS, 3 laws to describe the motion, to describe the motion. These laws are known as Newton's law of motion. Newton's laws of motion. Okay, Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. मैंने बता दिया बेटा, अब आइए लिख भी लेते हैं जल्दी से, 2 मिनट लगेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट ऐसे लिख दे रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन
इन्वर्टेड कामा, जो ला है उसको लिख दीजिए अब। A body at rest, a body at rest will remain at rest. ठीक है ना? A body at rest, it will remain at rest, and a body in moving, comma, and a body in moving, in motion, body in motion will continuous in motion, will continuous in motion, continuous in motion in a straight line, in a straight line with a uniform speed, with a uniform स्पीड। इन यूनिफॉर्म का नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी, मतलब बॉडी अगर मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव करेगी। क्योंकि अगर स्पीड उसकी कम या ज्यादा हो रही है, इसका मतलब यह हो जाएगा कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो चुका है कि नहीं? तो एज अ यूनिफॉर्म स्पीड, unless it is compelled by an external force, to change its state of rest, or of uniform motion, समझ रहे हो? According to Newton's first law of motion, a body at rest, it will remain at rest. अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी। एंड बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यूअस इन मोशन, अगर बॉडी मोशन में है तो लगातार मोशन ही करती रहेगी। इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में, क्योंकि सीधी रेखा की बात की जा रही है, क्योंकि अगर फोर्स अप्लाई होता तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती, लेकिन यहां पर स्ट्रेट लाइन पे ही मूव करेगी, एक ही लाइन में चलती रहेगी, क्योंकि इसको कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एंड अ यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी यानी यूनिफॉर्म स्पीड से भी मूव करेगी, ठीक है ना? अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाता। टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इसके रेस्ट की पोजीशन को बदलने के लिए या इसके मोशन की पोजीशन को बदलने के लिए जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता, तब तक बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन पर सीधा मूव करती रहेगी, या रुकी है तो रुकी रहेगी, ठीक है ना? इस तरह ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो जाता है। अब बात करते हैं हम इनर्शिया की। इनर्शिया के बारे में बात हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इनर्शिया से रिलेटेड हमें ढेर सारे एग्जाम्पल भी देने हैं और सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताना है, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो ये तीनों बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू।